आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। जागरूक समाचार के साप्ताहिक एपिसोड में आपका स्वागत है। खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अडानी के हाल बेहाल, देश की अर्थव्यवस्था पर मंडरा सकते हैं खतरे के बादल। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को देखने पर मोदी सरकार ने लगाई पाबंदी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत यात्रा जम्मू कश्मीर में। देखिए बागेश्वर धाम के मठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार को आखिर कौन दे रहा है चुनौतियां। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। इस सप्ताह में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट से दुनिया के तीसरे और भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी के शेयर धड़ाम से गिर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक $100 बिलियन का नुकसान होने से देश की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नाथन एंडरसन नाम के पेशेवर बिजनेस एनालिस्ट ने इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप में हो रही गड़बड़ियों का भारी खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप में दशकों से चल रहे स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम्स को दुनिया के सामने लाकर उद्योग जगत और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले नेताओं में खलबली मचा दी है। नाथन एंडरसन बर्नी मैडॉफ, निकोला और टेस्ला के बारे में भी बड़े खुलासे कर चुके हैं। इस रिपोर्ट से अडानी ग्रुप की वर्थ दुनिया के खरबपतियों की सूची में 7वें नंबर पर आ गई है। गत दिनों बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो इन दिनों दुनिया भर में वायरल हो रही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से मोदी सरकार में खलबली मच गई है। इधर देश भर के विश्वविद्यालयों में छात्रों के द्वारा डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग के माध्यम से देखा जा रहा है। कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है। राजस्थान के अजमेर में भी इस डॉक्यूमेंट्री को देखने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान पीयूसीएल ने छात्रों की गिरफ्तारी का विरोध किया है। जागरूक समाचार के अजमेर सेक्रेटरी अनंत भटनागर से बातचीत की, सुनिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान द्वारा कल 10 विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें छात्रावास से भी बाहर कर दिया गया है। इन विद्यार्थियों का अपराध सिर्फ इतना बताया जाता है कि उन्होंने बीबीसी द्वारा बनाई गई फिल्म को अपने विश्वविद्यालय में अपने मोबाइल फ़ोन पर देखा। यहाँ बात उल्लेखनीय है कि मोबाइल फ़ोन पर देखने की रोक सरकार द्वारा नहीं लगाई गई है। इसके शेयरिंग और कॉमन स्क्रीनिंग पर आईटी एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस तरह से विद्यार्थियों ने किसी भी कानूनी धारा का उल्लंघन नहीं किया है, ना ही कोई अनुशासनहीनता की है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने जो कार्रवाई की है वह मूलतः एबीवीपी विद्यार्थियों की शिकायत के आधार पर की है। विश्वविद्यालय ने ना तो इस शिकायत की कोई जांच की, ना इन विद्यार्थियों को कोई जवाब देने का अवसर दिया, ना इन्हें कोई शोकॉज नोटिस दिया। बिना इनका जवाब जाने विद्यार्थी हतप्रभ हैं कि उन्हें अचानक से इस तरह का नोटिस कैसे मिला, जबकि उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की ही नहीं, और अगर की भी होती तो वे इसका पूर्णतः जवाब देते, उसके बाद उनके खिलाफ कोई निर्णय लिया जाता। यह अत्यंत दुखद है कि कल विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन्हें रात 8:30 बजे करीब छात्रावास से बाहर निकाल दिया। विश्वविद्यालय एक सुदूर बांदर सिंदरी गांव में स्थित है, जिसके बाहर कोई साधन उपलब्ध नहीं है। एक विश्वविद्यालय प्रशासन का अपने विद्यार्थियों के प्रति ऐसा रवैया अत्यंत ही खेदजनक है, दुर्भाग्यजनक है। हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन्हें तुरंत प्रवेश वापस से दे और इन्हें छात्रावास में प्रवेश कराए, जिससे इनका परीक्षा और पढ़ाई बाधित ना हो सके। धन्यवाद। भारत में प्रगतिशील लोग गुजरात दंगों के पीछे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जिम्मेवार मानते रहे हैं और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से सियासी गलियारों में सनसनी फैल गई है। इधर भारत में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत यात्रा फिलहाल जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है। इस बारे में जागरूक समाचार के फाउंडर DS पालीवाल ने बातचीत की राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक लोकमत के प्रधान संपादक अशोक माथुर से, सुनिए। बहुत सारी यात्राओं के साथ साथ में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की एक माइलस्टोन की तरह संपन्न हो गई, लेकिन इसके साथ बहुत से सवाल उपजे। जिस उद्देश्य को लेकर ये यात्रा निकली थी, क्या उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगी? वो उद्देश्य इतना बड़ा है कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत में बहुत सारे परिवर्तन की ज़रूरत है।
नीतिगत परिवर्तन, सैद्धांतिक परिवर्तन, राजनीतिक विचारधाराओं के परिवर्तन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराना अनुभव ये बताता है कि ज्यों-ज्यों दवा की त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता ही गया। हम शांति चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम सद्भावना चाहते हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम की बात चाहते हैं, हम हिंदू मुसलमान का भेद नहीं चाहते। हम चाहते हैं सब लोग इंसान प्रेम से मोहब्बत के साथ में रहें। राहुल गांधी कहते थे कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। ये मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी? ये मोहब्बत की दुकान जब खुल सकती है जब हम एक ऐसी इकोनॉमिक, एक ऐसी आर्थिक नीति बनाएं जिस आर्थिक नीति में तमाम लोगों को विकास के समान अवसर मिलें और लोगों के भविष्य को सुरक्षित कर सकें। अगर लोगों का भविष्य सुरक्षित होगा, अगर हर हाथ को रोज़गार होगा, अगर हर हाथ को आगे बढ़ने का, विकास का समान अवसर मिलेगा और समता के सिद्धांत को अगर आप नहीं अपनाते हैं तो आप ये कैसे कर पाएंगे? अगर हमारा समाज बंटा रहा, चाहे वो जातियों में बटे, चाहे वो धर्मों में बटे, चाहे वो वर्गों में बटे, अगर समाज बटा रहेगा तो इंसान इंसान के बीच में झगड़े रहेंगे। इंसान इंसान के बीच में झगड़े रहेंगे तो हमारा कितना भी विकास हो जाए वो विकास धूल बराबर है। आज हम विश्व के नक्शे पे देखते हैं, जैसे इंग्लैंड जिसका सूरज कभी छिपता नहीं था, वो इंग्लैंड आज भारी आर्थिक संकट के अंदर चल रहा है। क्यों? क्योंकि नीतिगत मामले ऐसे अपनाए गए कि कुछ लोग मजे करेंगे, बाकी लोग सेवा करेंगे। तो ऐसी नीतियाँ जब रहेंगी तो अगर मेजॉरिटी लोग अभाव में रहेंगे, मेजॉरिटी लोग, अधिकांश लोग ऐसी हालात में रहेंगे कि वो सेवक ही रहें और उनका शोषण होता ही रहे, तो ऐसी गंभीर हालातें पैदा होंगी जिन हालातों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भारत यात्रा में राहुल गांधी के राजस्थान से गुजरते वक्त कैलाश मीणा ने खनन माफियाओं के विरुद्ध बातचीत की। सुनिए। यात्रा में राहुल गांधी जी जब राजस्थान आए थे तो हमने भी उनसे मिलकर राजस्थान में अरावली के विषय में, अवैध खनन के विषय में उनके सामने बात रखी थी कि लोगों की जीवन की कीमत पर ये खनन का अवैध कारोबार अवैज्ञानिक तरीके से जो हो रहा है वो लोगों के जीवन को नुकसान दे रहा है। राजस्थान में कितना धरती में पानी है, ये ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है, ये हमने समझाया। वन्य जीवों की क्या हालत है, पैंथर प्रोजेक्ट वगैरह जितने पेंडिंग है उनकी क्या हालत है और क्यों रोके गए हैं खनन माफियाओं के इशारे पे, ये हमने उनसे कहा था। राजस्थान में जो उपजाऊ भूमि है, इस अवैध खनन के कारण कितनी वो भूमि खराब हो गई है और इस खनन कारोबार की वजह से कितने लोगों को भयावह बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या हो गई है, ये सारी चीज़ें हमने उनके सामने रखी थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री जी उस बैठक में मौजूद थे और तमाम तरह के और नेता उस बैठक में थे। हमने अपनी बात रखी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया और मुख्यमंत्री जी को कहा कि इस पर आप रोक लगाइए और अरावली बचाइए, क्योंकि अरावली केवल राजस्थान के लोगों का ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के लोगों के भविष्य के लिए जरूरी है। अगर अरावली नहीं रहेगी तो उत्तर भारत की क्या हालत होगी, ये सोचा जा सकता है। देश में इन दिनों आस्था के नाम पर अंधविश्वास चरम पर है। बागेश्वर धाम के मठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बड़ी चर्चा में हैं। बीते दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराष्ट्र के नागपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनके खिलाफ अंधविश्वास फैलाने और जादू टोना को बढ़ावा देने के आरोप में एक FIR दर्ज करवाई थी। समिति के वरिष्ठ साथी श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे सचमुच में चमत्कारी हैं तो उनके बीच में दिव्य दरबार लगाएं। उनकी इन चुनौतियों से घबराकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र से धाम पुनः लौट गए हैं। तब से ही मामला गंभीर रूप से चर्चा में है। श्याम मानव ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समाज को अंधविश्वास की तरफ धकेल रहे हैं। इधर उदयपुर की ख्यातनाम कलाकार सुहानी शाह ने भी इस कला को देश के सामने पुरजोर ढंग से रखा है। सुहानी शाह इसे मानसिकता के तौर पर देखती है और अभ्यास से ये सब कुछ संभव है कि बात पर अक्सर जोर देती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही बड़े जोर शोर से बोलते हो, लेकिन देश में इन दिनों महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के संबंध में अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। बीजेपी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ देश के 30 नामी पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बीच पहलवानों से बातचीत कर मामला सुलझाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन अभी भी पहलवान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।
अब देखना यह है कि कमेटी क्या निर्णय लेती है। क्या सांसद ब्रजभूषण पर कोई कार्रवाई होगी? इधर उदयपुर में पोषाहार कर्मी महिलाएं जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा से मिलकर ज्ञापन दिया। देना, शौचालय साफ करना, बर्तन धोना, चाय बना के देना, सारा साफ सफाई करते हैं मैडम, और पूरा काम हम ही करते हैं। और हमारा कोई मानदेय बढ़ नहीं रहा है और हमारे खाते में पैसे नहीं आ रहे। न्यूनतम मजदूरी हमको मिलनी चाहिए और हम इतनी सेवा कर रहे हैं सरकार की, स्कूल की, तो हमारे चतुर्थ श्रेणी की मांग है तो हमको अस्थायीकरण किया जाए। अभी आप किनसे मिले हैं? अभी हम कलेक्टर साहब अंदर मिल के आए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि सीएम साहब तक पहुँचा देंगे हम, और 2-4 बार हम आके गए हैं। मुख्यमंत्री जी साहब के पास भी हम जाके आए हैं, जयपुर हम 2 बार जाके आए, कोई हमारे को सुनवाई नहीं हो रही है साहब। अब 1,000 रुपये में हमारा क्या होता है साहब? इसलिए हमें न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए और हमारे चतुर्थ श्रेणी में हमको अस्थायीकरण की मांग है हमारी, क्योंकि सुबह से 8 घंटे तक की हमारी ड्यूटी है। तो दोस्तों, समाचारों के साप्ताहिक एपिसोड में इस सप्ताह केवल इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे। नमस्कार। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।